ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं अमर शहीद राजा नाहर सिंह का। 1858 की वा 9 जनवरी भूलना नाए, चांदनी चौक कोतवाली में फांसी को लिया गले लगाए। कायर मरें खाट में सड़कें, रण में वीर अमर हो जाएं। वीरां का गुणगान करा हम, कायर की कोई गाथा नाए, कायर की कोई गाथा नाए। हरियाणा के लोक अंचल में आज भी गाई जाने वाली ये रागिनी उस अमर शहीद की वीरता को समर्पित है जिसे अंग्रेज अपनी सैन्य शक्ति से पराजित करने में असफल रहे और छल से पकड़कर तरह तरह के प्रलोभन देते हुए उनसे संधि करनी चाहिए। लेकिन उस महान देशभक्त ने समझौते की जगह फांसी के फंदे को चुना और मातृभूमि के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने कई महानायकों का उदय देखा था। उन्हीं महानायकों में से एक थे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह का जन्म 6 अप्रैल सन 1821 को हुआ था। दिल्ली से 20 मील दूर तेवतिया वंश के जाटों द्वारा स्थापित बल्लभगढ़ राज्य के पहले शासक थे बलराम सिंह तेवतिया। स्वदेश, स्वराज और स्वाभिमान की भावना से ओतप्रोत इसी वंश परंपरा में वीर नाहर सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम राम सिंह तेवतिया और माता का नाम बसंत कौर था। बचपन से ही वो अत्यंत वीर, साहसी और कुशाग्र बुद्धि के थे। पंडित कुलकर्णी और मौलवी रहमान खान से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और एक धर्मनिरपेक्ष, उदार व्यक्तित्व के मालिक हुए। युद्ध कला, घुड़सवारी और निशानेबाजी में वो निपुण थे। जब वो लगभग 9 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे कठिन समय में उनके चाचा नवल सिंह ने राजकाज का दायित्व संभाला और साथ ही नाहर सिंह का पालन पोषण भी किया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कपूरथला की राजकुमारी किशन कौर के साथ संपन्न हुआ और सन 1839 में उन्होंने बल्लभगढ़ रियासत की बागडोर अपने हाथों में ली। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज के समक्ष रियासतों के लिए अपना वजूद बनाए रख सकना अत्यंत कठिन था। अंग्रेजों की मनमानी नीतियों से जनता त्राही त्राही कर रही थी। ऐसे कठिन समय में बल्लभगढ़ रियासत में कुल 210 गांव शामिल थे। इतनी बड़ी रियासत की बागडोर किशोरावस्था में संभालना युवा नाहर सिंह के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। राजा नाहर सिंह परिस्थितियों को भली भांति समझ रहे थे। यही कारण है कि शासन संभालते ही उन्होंने पहला काम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का किया। साथ ही उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित भी किया। अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद राजा नाहर सिंह ने ऐलान कर दिया कि अंग्रेजों को कर नहीं दिया जाएगा। साथ ही ब्रिटिश सेना को चेतावनी भी दे दी कि वे बल्लभगढ़ रियासत में प्रवेश करने का स्वप्न भी न देखें। ये ब्रिटिश राज के विरुद्ध उनकी केवल हुंकार नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये युद्ध का शंखनाद था। उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ, मैं विद्रोही हूँ, मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ, मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ, मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ, मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ, मैं
उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। खूब समझता हूँ मैं खुद ही अपनी मौत पुकार रहा हूँ। मैं विद्रोही हूँ, मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही। मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। जो उल्टे सीधे स्वर से गाता रहता करुण कथाएं, सुनकर अकुलाती ही होंगी व्यथितों की चिरमूक व्यथाएं। मेरे स्वर से कुछ तो मुखरित जगती दुख भरा होगी ही। मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही। मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। सागमपा गमबनी मबनी सा 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 मा गा सा नी पनी मा पा। मेरे इन विप्लव रागों की स्वर लहरी जो चढ़ती जाती, काल मुरज पर जन हाथों से सुदृढ़ थाप जो पड़ती जाती। मेरी अविरल गति से कुछ तो द्रुततर प्रगति त्वरा होगी ही। मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही। मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। मैं विद्रोही हूँ, उत्पीड़क सत्ता को ललकार रहा हूँ। राजा नाहर सिंह के ऐलान से अंग्रेज तिलमिला उठे। राजा नाहर सिंह की वीरता और पराक्रम की कहानियां देश भर में गूंजने लगीं। उन्होंने अपनी सेना को पलवल से लेकर दिल्ली तक गश्त लगाने के आदेश दे दिए। उनकी घुड़सवारों की अत्यंत कुशल और शक्तिशाली सेना उस क्षेत्र में सक्रिय हो गई। ऐसे में अंग्रेजों से उनकी भिड़ंत तो होनी ही थी। कई बार संघर्ष हुआ और हर बार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज कलेक्टर विलियम को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस तरह अंग्रेजों की कोशिशें हर बार नाकाम होती रहीं। 10 मई सन 1857 को जब मेरठ और अंबाला के सैनिकों ने विद्रोह किया और देश भर में विद्रोह का स्वर बुलंद हुआ, ऐसे समय में भला नाहर सिंह कैसे पीछे रहते। देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वो भी कूद पड़े। विद्रोह के परिणाम स्वरूप दिल्ली पर क्रांतिकारियों का कब्जा हुआ और बहादुर शाह जफर को सत्ता पर बैठाया गया और राजा नाहर सिंह उनके अग्रणी रक्षक और सलाहकार बने। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए ब्रिटिश सत्ता रणनीति बनाने लगी। बहादुर शाह जफर पर तख्त छोड़ने के लिए हर तरह का दबाव बनाया गया। आगरा और मथुरा से अंग्रेजी सेना दिल्ली की ओर बढ़ी। इस विकट परिस्थिति में बहादुर शाह जफर ने राजा नाहर सिंह को बुलाया और अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया।
अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए परिस्थितियों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। इसका प्रमाण उस पत्र से मिलता है जो कर्नल लॉरेंस ने तत्कालीन गवर्नर को लिखा था। कर्नल लॉरेंस ने अपनी टिप्पणी में कहा कि दिल्ली के दक्षिण पूर्व में राजा नाहर सिंह की बहुत मजबूत मोर्चाबंदी है। हमारी सेनाएं उस दीवार को तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक चीन या इंग्लैंड से कुमुक न आ जाए। इस तरह राजा नाहर सिंह ने दिल्ली के दक्षिण पूर्व किनारे को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया था, जिसे अंग्रेज दिल्ली का आयरन गेट यानी लौह द्वार कहा करते थे। यही कारण है कि दिल्ली पर अधिकार के लिए जब अंग्रेजी सेना आगे बढ़ी तो कश्मीरी गेट से हमला बोला। नाहर सिंह की रणकुशलता और सैन्य शक्ति से अंग्रेज भली भांति परिचित थे। राजा नाहर सिंह के रहते दिल्ली पर अधिकार कर पाना संभव नहीं दिख रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने बड़ी कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने उसी समय राजा नाहर सिंह की रियासत बल्लभगढ़ पर बड़ा हमला कर दिया। अपने राजा की अनुपस्थिति में भी बल्लभगढ़ के वीर सेनापति बहुत बहादुरी से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। अपनी रियासत पर अंग्रेजी सेना के हमले का संदेश जैसे ही राजा नाहर सिंह को प्राप्त हुआ, वो तुरंत बल्लभगढ़ के लिए रवाना हो गए। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को धोखे से बंदी बना लिया। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है पायदार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा। दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, लगता नहीं है जी मेरा।
दागदार में लगता नहीं है जी मेरा। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़्न के लिए, दो गज़ ज़मीन भी न मिली कोई यार में। किसकी बनी है आलमे नापायदार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी। दिल्ली पर अधिकार के बाद अंग्रेजों के हौसले बुलंद थे, लेकिन राजा नाहर सिंह ने भी हार नहीं मानी। बल्लभगढ़ पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध नए सिरे से मोर्चाबंदी की और आगरा तथा मथुरा से आई अंग्रेजी सेना से भिड़ गए। भीषण युद्ध हुआ, रक्त की धाराएं बह निकलीं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को भारी हानि उठानी पड़ी। बहुत से अंग्रेज सिपाही बंदी बना लिए गए। धीरे धीरे अंग्रेजी सेना के पांव उखड़ने लगे। ऐसे समय में अंग्रेजों की सेना ने युद्ध रोककर अचानक संधि का प्रतीक सफेद झंडा लहरा दिया। ये उनकी कुटिल चाल थी। राजा नाहर सिंह के पास ये झूठा संदेश भेजा गया कि बहादुर शाह जफर से ब्रिटिश सत्ता संधि हेतु बातचीत कर रही है। चूंकि आप उनके विश्वास पात्र हैं, इसलिए सम्राट ने आपको याद किया है। इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ राजा नाहर सिंह अपने 500 विश्वस्त लड़ाकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली फौज पहले ही घात लगाए बैठी थी। उन्होंने राजा नाहर सिंह पर हमला बोल दिया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। साथ ही बल्लभगढ़ पर भी हमला कर 3 दिन के भीषण संघर्ष के बाद उस रियासत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। दिल्ली में बंदी बनाए गए राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों से माफी मांगकर मित्रता करने का प्रस्ताव देते हुए मेजर हडसन ने कहा, फांसी से बचने के लिए मेरा आपको सुझाव है कि आप थोड़ा सा झुक जाइए। इस पर देशभक्त और स्वाभिमानी राजा नाहर सिंह ने हडसन की तरफ पीठ फेर ली और जवाब दिया, राजा नाहर सिंह वो राजा नहीं जो अपने देश के शत्रुओं के सामने झुक जाए। ब्रिटिश मेरे देश के शत्रु हैं, मैं उनसे माफी नहीं मांग सकता। एक नाहर सिंह न रहा तो क्या, कल लाखों नाहर सिंह पैदा हो जाएंगे। इस जवाब को सुनकर हडसन बौखला गया। राजा नाहर सिंह पर इलाहाबाद कोर्ट में मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता का भय बैठाने के लिए उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम फांसी पर लटकाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उनके क्रांतिकारी साथी खुशहाल सिंह, गुलाब सिंह और भूरे सिंह को भी फांसी पर लटकाने का हुक्म जारी किया गया। 9 जनवरी सन 1858 को फांसी से पहले मेजर हडसन ने राजा नाहर सिंह से उनकी अंतिम इच्छा के विषय में पूछा। इस पर जो उत्तर राजा नाहर सिंह ने दिया वो उनके शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र प्रेम का सुंदर उदाहरण है। अपनी मृत्यु से बस कुछ पलों की दूरी पर खड़े राजा नाहर सिंह के चेहरे पर उस पल जरा भी शिकन नहीं थी। गर्व से उनका सीना तना हुआ था और उन्होंने बुलंद स्वर में कहा, मैं तुमसे और ब्रिटिश सत्ता से कुछ भी मांगकर अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहता हूं। मैं तो अपने सामने खड़े अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि क्रांति की इस चिंगारी को बुझने मत देना। राजा नाहर सिंह के अंतिम शब्दों को सुनकर हडसन अवाक था और उपस्थित जनसमूह आंसुओं के सैलाब में डूब गया। भारत माता का एक सच्चा सपूत हंसते हंसते
फांसी के फंदे पर झूल गया। शत शत नमन ऐसे महान वीर और अमर बलिदानी को। उमड़ आए आंखों में प्राण, श्वास में आई अंतिम वायु। उमड़ आए आंखों में प्राण, श्वास में आई अंतिम वायु। धूल में मिल जाने को चली, धूल में मिल जाने को चली, फूल सी खिलकर मेरी आयु। उमड़ आए उठा था मन में कभी विचार, बसूंगा मृत्यु वधू के द्वार। उठा था मन में कभी विचार, बसूंगा मृत्यु वधू के द्वार। उठा था मन में कभी विचार, मन में कभी विचार, बसूंगा मृत्यु वधू के द्वार, मृत्यु वधू के द्वार। और निज रक्त रंग से सजा, और निज रक्त रंग से सजा, शत्रु को दूंगा कुछ उपहार। उमड़ आए अधिक 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 न कर अब देर, चलूंगा जीवन के उस पार। अधिक 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 न कर अब देर, चलूंगा जीवन के उस पार। अधिक 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 न कर अब देर, अधिक न कर अब देर, चलूंगा जीवन के उस पार, जीवन के उस पार। गिरा दे तख्ती रस्सी खींच, गिरा दे तख्ती रस्सी खींच, चला दे मृत्यु वधू का प्यार। उमड़ आए आंखों में प्राण, श्वास में आई अंतिम वायु। उमड़ आए आंखों में प्राण, श्वास में आई अंतिम वायु। धूल में मिल जाने को चली, धूल में मिल जाने को चली, फूल सी खिलकर मेरी आयु। उमड़ आए ये वतन का
वतन